Okay, shall we start? मयंक कैसा? कुणाल? हाँ सर। ओके, तो कल हमने देखा था कि इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं इनकम टैक्स की यूटिलिटी में। आज हम देखेंगे उसे अपलोड कैसे करते हैं हम। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। इनकम टैक्स जो भी ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, वो अगर ऑडिट नहीं है तो 31 जून है। ठीक है, अगर ऑडिट है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, और ऑडिट रिपोर्ट कब फाइल करना है? 1 मंथ पहले। समझ में आया? मतलब कि नॉर्मल सैलरी का रिटर्न है तो बिजनेस नहीं कर रहा है और उसका ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई को उसको रिटर्न फाइल कर देना है। अदरवाइज ऑडिटेड रिटर्न विल बी फाइल्ड बाय 31 October. However, audit report must be filed by 30th September. हेलो। सो अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? पता है किसी को? अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? ऐसा मयंक? पता है? इंटरेस्ट या फिर लेट फी? नहीं, अगर ड्यू डेट तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो लेट फी लगेगी। ठीक है, हाँ, लेट फी। ओके, दिस लेट फी इज अंडर सेक्शन 234F। ओके, अंडर सेक्शन 244F पे लेट फी लगेगी। और लेट फी कितनी? 1000, 5000 और 10,000। ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपकी लेट फी 1000 रुपीज होगी। ठीक है, अदरवाइज और लेट फी शैल बी 5000। और अगर आप दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हो और आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फी कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये। समझ में आया? आपकी इनकम 5 लाख से कम है और आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो यू हैव टू पे 1000 लेट फी। ठीक है, आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन आपने दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दिया है तो लेट फी कितने लगेगी? 5000। अगर आफ्टर दिसंबर आप रिटर्न फाइल करते हो तो लेट फी विल बी 10,000 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट योर इनकम इज मोर देन 5 लाख। ठीक है, अगर लेस देन 5 लाख है तो लेट फी विल बी मैक्सिमम टू 1000 रुपीज। ओके, नाउ दिस इज TDS ड्यू डेट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो पहले क्वार्टर की ड्यू डेट क्या आएगी? 31 जुलाई। सेकंड क्वार्टर की 31 अक्टूबर। थर्ड क्वार्टर की 31 जनवरी एंड फोर्थ क्वार्टर की यहाँ पे आपको 2 महीने मिलेंगे 1 मंथ की जगह। समझ में आया? 31 मई। ठीक है, अगर मैं ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? यहाँ पे भी अगर मैं ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ तो लेट फाइलिंग फी अंडर सेक्शन 234E विल बी लेविड। ठीक है, एंड सच लेट फाइलिंग फी विल बी 200 रुपीज पर डे। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इज EDS। मान लो कि आपकी हर 200 डे पर डे के हिसाब से आपकी पेनल्टी हो रही है 12,000 रुपीज।
लेकिन आपकी टीडीएस की अमाउंट है 10,000, सो आपको लेट फी मैक्सिमम कितनी पे करनी पड़ेगी? सिर्फ 10,000। समझ में आया? अगर आपने टीडीएस रिटर्न सिर्फ 2 दिन ही लेट फाइल किया है तो लेट फी कितनी आएगी? 400। समझ में आया? 200 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन आपका टीडीएस ही 100 रुपीज का था, तो भले ही आप 2 दिन लेट फाइल करो तो भी मैक्सिमम लेट फाइलिंग विल बी 100 रुपीज ओनली। ओके, डन? Yes, sir. Now we will go to another presentation. This is relating to the income tax authority and its power. So what is the income tax authority? The main, सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में क्या आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। This is the main authority which is handling the income tax all over the India. CBDT is the main authority which is handling the income tax all over the India. समझ में आया? CBDT पूरे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट को कंट्रोल करता है। So Central Board of Direct Tax is the supreme body in the direct tax setup. उसके नीचे सब ऑफिसर, कमिश्नर वगैरह आएंगे, लेकिन दिस इज द सुप्रीम बॉडी। तो बोर्ड में क्या क्या आता है? बोर्ड कंसिस्ट चेयरमैन एंड इट्स मेंबर। ठीक है, ये सीबीडीटी में उसका चेयरमैन एज वेल एज इट्स मेंबर आर द पार्ट ऑफ द बोर्ड। हेलो, हाँ बोलो। सर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है कनेक्ट कब से। अरे सबका कनेक्ट ही है। तो सर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो आपका पासवर्ड हो ही नहीं रहा है लैपटॉप से, अभी मोबाइल से किया। नहीं, सबका कनेक्ट ही है और 3 लोग ज्वाइन ही है। एक बार फिर से ट्राई करके देख लो। एक मिनट सर, मैं कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा है कब से, पता नहीं। आते 15-20 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ सर। नहीं, ये ऐसा मयंक, सुनल सभी लोग ने ज्वाइन कर लिया है। एक मिनट सर, मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। होल्ड करना एक मिनट सर। नहीं सर, मीटिंग पासवर्ड का एरर आ रहा है मेरे को, पता नहीं। ऐसा कुणाल, मयंक, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा था कनेक्शन में? नहीं सर। कपिनस, आपके साइड से ही कोई एरर आ रही है? पता नहीं सर, फिर से 1190 ज्वाइन कर रहा हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, ये तो मोबाइल से ही कर दूंगा। फिर लास्ट ट्राई करता हूँ। नहीं सर, नहीं आ रहा है। चलो सर मोबाइल से करता हूँ फिर, दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बोलिए सर, चालू कर दो, चालू करो सर, कोई बात नहीं। तो सीबीडीटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो जो भी हमारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी। Appointment of the income tax authority in India. So central government can appoint the officer as may think fit for the purpose of proper administration. The government can authorize board. गवर्नमेंट बोर्ड को भी ऑथोराइज कर सकता है कि वो लोग किसी और ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट में ऑथोराइज बोर्ड का मतलब क्या है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट कैन ऑथोराइज बोर्ड या फिर डायरेक्टर जनरल या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टू अपॉइंट एनी टैक्स अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ अ डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब ये लोग
डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे वाले ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हेलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो हम्म सर, ये आप क्या करा रहे हो, पता बताएंगे सर, थोड़ा मेरे को ब्रीफ करेंगे? इनकम टैक्स अथॉरिटी। ओके सर। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी का कौन कौन सा पावर है? तो पावर रिलेटिंग टू द डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एट एक्स्ट्रा, मतलब कि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके पास से कोई भी एविडेंस मंगवा सकती है। ठीक है, वो कोई भी बंदे को एग्जामिन कर सकती है ऑन ओथ। एग्जामिन ऑन ओथ का मतलब क्या होता है पता है? कुणाल पता है एग्जामिन ऑन ओथ का मतलब? नो आइडिया सर। एग्जामिन ऑन ओथ मतलब आपने वो कोर्ट में देखा होगा कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी यस सर, बोलूंगा यस सर। सच बोलूंगा। इसे बोलते हाँ हैं सर। एग्जामिन ऑन ओथ। तो वो किसी भी बंदे को अपने ऑफिस में बुला सकता है पर्सनली अटेंडेंस के लिए, और एग्जामिन ऑन ओथ उसका भी उसके पास पावर है। किसी भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है। ठीक है, और वो किसी भी पर्सन पे समन्स इश्यू कर सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड समन? किसी को आइडिया है? हेलो हाँ बोलो। सर, क्या बोल रहे हैं आप, क्या पूछ रहे थे? What is the difference between the notice and summons? नोटिस मीन्स सर इंटीमेशन, और summons मतलब? समन्स मतलब का आपको हाजिर होना पड़ेगा। यस, नोटिस अगर इनकम टैक्स से आपको नोटिस आती है तो आप अपने सीए को दिखा दो और सीए आपके बिहार पे अपीयर हो सकता है आपकी अथॉरिटी लेटर पे। लेकिन अगर आपको समन्स इश्यू किया है तो आपको खुद ही वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस में अगर आप नहीं गए तो भी आपको रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन अगर समन्स में नहीं गए तो दे मे कॉल फॉर अ पुलिस एंड यू कैन गो टू द पुलिस कस्टडी। समझ गए? नेक्स्ट इज द कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट एज वेल एज द अदर डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकती है। ठीक है, these are the powers of the income tax authority. Next power is relating to the power of search and seizure. So आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट या फिर मनी, बुलियन, ज्वेलरी एटसेट्रा हाइड किए हुए इनकम टैक्स के, और उनको पता चलता है और आप उसका यूज टैक्स इवेजन के लिए कर रहे थे और टू वायोलेट द इनकम टैक्स एक्ट, देन दे मे come to your premises for search and seizure and they may seize your assets, cash, jewelry etc. They have a power for the search as well as the seizure. ठीक है, understand? नेक्स्ट इज द रिक्विजिशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये हमने आगे भी करवा दिया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके पास से बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवा सकती है। ठीक है, power to call the information. Next one is the, so the commissioner, assessing officer or a joint commissioner may for the purpose of this act can call any firm to provide with the return of address and name of the partner. ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई भी पार्टनरशिप हम या एलएलपी है तो उससे नोटिस इश्यू करके उसके पार्टनर के नेम एज वेल एड्रेस मंगवा सकती है। एचयूएफ को नोटिस इश्यू करके उसके मेंबर के, फैमिली मेंबर या फिर मैनेजर के नेम एज वेल एज एड्रेस मंगवा सकती है। नेक्स्ट इज अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के ट्रस्टी, गार्डियन एज वेल एज द एजेंट के नाम, पैन नंबर, एड्रेस सब कुछ मंगवा सकती है। नेक्स्ट इज द he can ask any person, dealer, agent or a broker in the management of a stock or a commodity exchange to provide the statement of address and name of the all the person to whom the exchange or he has paid any sum related with the transfer of asset. समझ में आया?
कि एक्सचेंज से कोई भी डिटेल वो मंगवा सकता है। सेम फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट का जो भी एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स एज वेल, तो उनके पास से भी आपके अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो मंगवा सकता है। Next is the power of survey. So the word survey is not defined in the Income Tax Act. ठीक है, सर्वे की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी गई है। However, what are the objective of the income tax survey? तो सर्वे किसके लिए किया जाता है? टू इंक्रीज द इनकम टैक्स रेवेन्यू। इनकम टैक्स वाले सर्वे क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द रेवेन्यू। तो सर्वे में वो लोग क्या डिस्कवर करते हैं? न्यू एसएससी, नया एसएससी सिस्टम में कैसे आए। ठीक है, मान लो कि अभी 2 करोड़ लोग इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं, तो 2 करोड़ से मैं 2 करोड़ 25 लाख कैसे करूं? तो उनके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर सर्वे करवा सकते हैं टू कलेक्ट द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो अभी मार्केट में लोग कैसी प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं so that they can minimize the tax burden or they can be the part of the tax evasion। तो उनको टैक्स इवेजन को रोकने के लिए या फिर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए they can collect the information via survey। Next one is the to verify the assessee who claim not to maintain any books of account is in fact maintaining the books of account। मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला है, वो बोलता है मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता हूँ, मैं टर्नओवर का 8% या 6% दिखा दे रहा हूँ, लेकिन वो बंदा खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। तो वो वेरिफिकेशन कैसे होगा? विथ द हेल्प ऑफ द सर्वे। नेक्स्ट वन इज द टू चेक वेदर द बुक्स आर मेंटेन करेक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स और नॉट। मतलब बुक्स मैनिपुलाइज तो नहीं किए गए कि बुक्स में ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू तो नहीं डाली हुई है, या फिर बुक्स का प्रॉफिट जो है वो अंडरस्टेटेड कर दिया है, मतलब बाकी सारे खर्चे ऐसे डाल दिए गए फेक खर्चे, ठीक है, एक दूसरे के नाम से। तो वो वेरीफाई कैसे होगा? विथ द हेल्प ऑफ द सर्वे। नेक्स्ट वन इज द इनकम टैक्स ऑफिसर may collect the information from any SSE and they can call for information and the power is given under section 133 of the Income Tax Act। Understand? Same for example, अगर E लिमिटेड ने मुझे प्रोफेशनल फीस पे की है, ठीक है, तो E लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये प्रोफेशनल फीस का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, मुझे 5 लाख का ए लिमिटेड ने प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया, तो ए लिमिटेड के पीएनएल अकाउंट में ये 5 लाख डेबिट हो गया। ठीक है, अब इनकम टैक्स ऑफिसर को वेरीफाई करना है कि ये खर्चा सही है कि नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? सेक्शन 133 के अंदर वो मुझे नोटिस भेजेगा, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कि भैया एबीसी लिमिटेड ने आपको 5 लाख की प्रोफेशनल फीस दी है कि नहीं दी है। ठीक है, and I have to confirm the same। If I not confirm the same or if I am not giving the answer within the time limit, then there may be a penalty of ₹100 per day on me। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होगा? एक डिपार्टमेंट ने sorry friends for inconvenience।
तो ए लिमिटेड ये मुझे नोटिस भेजी, उसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास एक वेरिफिकेशन प्रूफ आ गया कि ए लिमिटेड ने जो भी 5 लाख का खर्चा क्लेम किया है वो सही है कि नहीं है। अगर मैं उसको कंफर्मेशन देता हूँ तो उसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये खर्चा सही क्लेम किया है, ठीक है। अगर मैं कंफर्मेशन नहीं देता हूँ तो मुझे भी 100 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है, एज वेल एज दी ए लिमिटेड की इनकम में ये 5 लाख का पूरा एडिशन इनकम टैक्स अथॉरिटी कर सकती है। समझ में आ गया? अगर ए लिमिटेड ने 60 लाख का प्रॉफिट दिखाया है तो उसमें 60 लाख में ये 5 लाख ऐड हो जाएंगे और 65 लाख पे वो टैक्स का नोटिस निकाल सकती है। समझ में आ गया? ऐसा मयंक? हाँ सर। मयंक, आर यू देयर ना? Yes, sir, I am there. So now we will discuss what are the various authority under the Income Tax Act. So पहला है Central Board of Direct Tax, which is constituted under the Central Board of Revenue Act. So this is the supreme authority under the Income Tax Act. उसके बाद क्या आएगा? डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर। तो सीबीडीटी के नीचे कौन आएगा? चीफ कमिश्नर। उसके बाद आएगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद आएगा एडिशनल कमिश्नर। नेक्स्ट इज द जॉइंट कमिश्नर। नेक्स्ट इज द डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। एंड उसके बाद जो आएगा वो आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर, दैट इज योर आईटीओ, ठीक है। फिर आएगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर, फिर इंस्पेक्टर। सो दिस इज द ऑल द लेवल ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी। समझ में आया? सबसे पहली अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आएगा चीफ कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर। सो अथॉरिटी के पास पावर कौन सा है? सीबीडीटी या फिर डायरेक्टर जनरल या फिर जॉइंट कमिश्नर कौन से ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे वाली पोस्ट के ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आया? इसके ऊपर वाले ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऊपर वाले ऑफिसर की गवर्नमेंट, ठीक है। So now we will discuss how to file the online income tax return, ठीक है। कल हमने देखा था हम इनकम टैक्स का रिटर्न यूटिलिटी में कैसे फिल आउट करते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन, ठीक है। So you can see the income tax website. Kunal? Yes, sir. Okay. So this is the income tax website. The website name is incometaxindiaefiling.gov.in, ठीक है। यहाँ पे जाके यहाँ पे आप देखोगे लॉगिन का बटन है, तो लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपका पान लॉगिन नहीं है पहले से तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पोर्टल पे, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली वो देख लेते हैं कि हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। यूजर आईडी इज ऑलवेज योर पैन नंबर, ठीक है। तो आई एम एंटरिंग वन ऑफ द पैन। नेक्स्ट I have to enter my password. Next, I have to enter the CAPTCHA code. So here you will find my login. Now here you will find the name of the SSE, ठीक है। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे व्यू रिटर्न एंड फॉर्म्स। तो यहाँ पे जैसा ही आप क्लिक करोगे आपको पूछेगा आपको कौन से फॉर्म्स को शो करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म से अदर फॉर्म, फॉर्म 15 CB एट एक्स्ट्रा। तो हम रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा मैंने पुराने जितने भी रिटर्न फाइल किए होंगे सारे की लिस्ट आ जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे देखो मैंने असेसमेंट 12-13 से लेके
2021 के सारे रिटर्न फाइल किए हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट इज दी माय अकाउंट। सो यहाँ पे आएगा व्यू फॉर्म नंबर 26 AS। सो हमने कल पढ़ा था कि जो भी हमारा TDS कट होता है उस पे हमें TDS सर्टिफिकेट मिलता है। सो वो TDS हमें क्रेडिट कैसे मिलेगी, तो ये फॉर्म नंबर 26 AS है, उसमें हमें टैक्स की क्रेडिट मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं फॉर्म नंबर 26 AS पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, आई हैव टू कंफर्म। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा, इट विल गो टू द TSYS वेबसाइट जो कि TDS की इंफॉर्मेशन मैनेज करती है। ठीक है, I just click on the proceed and view tax credit. So यहाँ पे I have to select my assessment year. I have to select view as a HTML and just click on the view button. So here I will find tax deducted at source. समझ में आ रहा है मयंक, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। So this is detail of tax deducted at source. यहाँ पे नेम आ गया, पंजाब नेशनल बैंक के ने मेरा TDS काटा है। मुझे कितनी अमाउंट पे की है? 20,000 रुपये। उसके सामने मेरा TDS 0 काटा है, उन्होंने कोई TDS अभी तक काटा नहीं है, क्योंकि ये कौन सी सेक्शन में कटा है? 194A, और उसमें कौन सी कितनी लिमिट थी? 40,000। 40,000 तक TDS काटने की जरूरत नहीं है। सो अभी ओनली 20,000 ही इंटरेस्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए इन्होंने TDS नहीं काटा है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू माय टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाउ हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि हम टैक्स का जो भी पेमेंट करते हैं, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसकी क्रेडिट कैसे मिलेगी। तो डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड will be the part of your part C of the form number 26 AS। जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन नहीं आती है उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज योर फॉर्म नंबर 26 AS फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स क्रेडिट। ओके, now we will go to e-file the income tax return। so जैसे ही मैं e-file में जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न। आई जस्ट हैव टू क्लिक हियर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे मुझे पूछेगा असेसमेंट ईयर, सो आई हैव टू एंटर माय असेसमेंट ईयर। सो आई एम एंटरिंग 2021। यहाँ पे मुझे अपने फॉर्म नंबर डालना है कि मैं कौन सा ITR फाइल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ ITR 3। यहाँ पे आएगा फाइलिंग टाइप, ओरिजिनल रिटर्न है कि रिवाइज रिटर्न, सो आई हैव टू सिलेक्ट द सेम। नेक्स्ट इट इज सबमिशन मोड। सो यू हैव टू जनरेट द XML फाइल। तो XML का फाइल कहाँ से बनती है? जो हमने कल यूटिलिटी देखी थी ना, वह यूटिलिटी में ही एक ऐसा बटन है, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे automatically your file will be converted into the XML file and such file you have to upload here। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है कि आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। सो अगर आप ऑडिटेड SSC है तो यस, वरना नो। ठीक है, और आपको यहाँ पे जाके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपनी XML फाइल अपलोड करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? यस सर। एक बार फिर से बता देता हूँ, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ITR नंबर सिलेक्ट करना है, फिर आपको ओरिजिनल सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इट इज सबमिशन मोड में अपलोड XML सिलेक्ट करना है। फिर अगर आप आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हो तो आधार OTP पे क्लिक कर देना है। समझ में आ गया? और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल में आधार OTP आ जाएगा और आप XML अपलोड कर पाओगे। अगर आपने आधार OTP नहीं किया तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर जो भी इनकम टैक्स का एक्नॉलेजमेंट है, यू हैव टू स्पीड पोस्ट द सेम टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु। ठीक है, अगर ये आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है तो आप आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने दोनों में से कुछ भी 120 दिन में नहीं किया
तो आपका रिटर्न अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। ओके, इट विल बी डीम एज यू हैवंट फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चूज फाइल। यहाँ पे आपको XML फाइल चूज करनी है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, आपका रिटर्न अपने आप फाइल हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके, No, sir. next is the how we can file the TDS return. So for the purpose of filing the TDS return, you have to make login with the help of a TAN. पहले हमने कौन से लॉगिन से किया था? 5 नंबर के लॉगिन से। अब वी हैव टू लॉगिन विद द हेल्प ऑफ अ 10 नंबर। So this is my TDS login. ओके, यहाँ पे मुझे TDS पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं TDS पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैं जैसे ही TDS पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड TDS। तो मैं जैसे ही अपलोड TDS पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे पूछेगा FU वर्जन, जो अपने आप ही आ जाएगा नीचे। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे, अपने आप ही आ जाएगा। यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021। यहाँ पे मुझे फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना है। तो हमने बताया था कि अगर सैलरी का रिटर्न है तो 24 आएगा। यहाँ पे लिखा है सैलरी। अगर बिना सैलरी का रिटर्न है तो अदर देन सैलरी 26Q आएगा। अगर नॉन रेसिडेंट है तो 27Q, और अगर TCS है, ये लिखा हुआ है TCS, तो 27Q आएगा। यहाँ पे आई हैव टू सिलेक्ट द क्वार्टर नंबर, क्वार्टर 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पे आई हैव टू सिलेक्ट रेगुलर रिटर्न है या फिर करेक्शन रिटर्न है। तो आई विल गो फॉर अ रेगुलर। एंड जैसे ही मैं वैलिडेट करूंगा, यहाँ पे इट विल आस्क फॉर दी जीप फाइल। वहां पे कौन सी फाइल थी? XML फाइल। यहाँ पे आपको जीप फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, जो भी आपने रिटर्न बनाया होगा उसकी जीप फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, और आधार OTP से या फिर डिजिटल साइन से आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर दोगे, आपका TDS रिटर्न फाइल हो जाएगा। ओके, डन। ठीक है, अब अपने प्रेजेंटेशन में किसी को डाउट है? No, sir. अब एक और सेक्शन, जो कि अब इंडिविजुअल के लिए एक नई सेक्शन आई है, 115 BAC। इंडिविजुअल के लिए कौन सा रेट था? 2.5 लाख तक 0। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, एबो 5 20%, एंड एबो 10 लाख 30%। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिविजुअल के लिए एक ऑप्शनल स्कीम बना दी। 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 7.5 तक, फिर 7.5 से 10 लाख तक, 10 से 12.5 तक 15%, और 12.5 से 15 तक 20%। ऐसे ही गवर्नमेंट ने अलग अलग रेट डिफाइन कर दिए है। तो ये दोनों में से कोई भी स्कीम आप एडॉप्ट कर सकते हो। समझ में आया? दिस इज द ऑप्शनल स्कीम। अगर ये स्कीम में आप जाते हो तो आपको हर एक 2.5 लाख पे 5% इंक्रीज टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था? 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, तो वो दोनों में सेम ही है। लेकिन 5 से 7.5 में ये 7.5%, पर यहाँ पे 20% है। समझ में आया?
ये दोनों में से कोई भी स्कीम आप एडॉप्ट कर सकते हो. दिस इज द ऑप्शनल स्कीम, दिस इज द रेगुलर स्कीम. ओके. लेकिन अगर आप ये नई वाली स्कीम में जाओगे तो टैक्स का रेट कम हो रहा है लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है. डिडक्शन यानी सेक्शन 80C 80D. समझ में आया? नेक्स्ट इज दी, आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. मतलब जो भी आपकी इनकम होगी वो फ्लैट टैक्सेबल हो जाएगी. ओके. दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल बट मैंने एक आपको करवा दिया है. लेट फी एज वेल एज दिस ऑप्शनल स्कीम आर नॉट पार्ट ऑफ दिस योर शेड्यूल. Okay, so I hope all the lecture you have cleared. We have ended all our presentation. Almost I have given more than what is in your module. So अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? कुणाल पता है अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? सबसे पहले हमने क्या सीखा था? फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन. ठीक है. फिर सीखा था हमने पर्सन की डेफिनेशन. ओके. फिर हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम. ओके. उसके बाद डिडक्शन. फिर ITR फाइलिंग की ड्यू डेट, ITR फाइलिंग डेमो. ठीक है. ITR यूटिलिटी. फिर हमने देखा था TDS ड्यू डेट, TDS ऑनलाइन डेमो. ओके. उसके बाद क्या आज हमने क्या डिस्कस किया? IT अथॉरिटी. और हमने ये भी डिस्कस कर दिया 234E एंड F की लेट फी. एंड वन मोर थिंग इज फॉर्म नंबर 16 एज वेल एज 16A. ठीक है. तो इनकम टैक्स एक्ट तो बहुत बड़ा है. अगर आप 3-4 महीने भी रेगुलर स्टडी करोगे तो भी पूरा नहीं होगा. ठीक है. हर एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शन के अंदर क्लोज के अंदर सब क्लोज, उसके बाद प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, और फिर हर एक सेक्शन के कोर्ट में केस हुए और उसके डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, ट्रिब्यूनल के डिसीजन. सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट आई हैव ट्राइड वेरी मच to clear more than the what is given in your module. ठीक है. So have you any doubt? मयंक कैसा? Mayank, are you there? Yes, sir. Okay. So we are going to end our session. कैसा? I think ऐसा is not there. Krunal, we are going to end. ठीक है. कल से अब लेक्चर Yes, नहीं है. अगर आपको कोई भी डाउट है you can contact to the Samir sir. If he will forward me your query, I will answer the same. Okay? Yes, sir. Okay. So I am ending the meeting right now. Thank you. Good night, everyone. Thank you, sir. It was very nice session, sir. Thank you.